हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय गुनगुन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं बीसीसीएलई मैकेनिक्स। इसमें टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वो टॉपिक बचा हुआ था तो उसको जो है हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखते हैं, अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं अगर कंप्लीट हुआ तो आपको नोट्स जो है सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इंटीग्रेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखे थे, और उस पर न्यूमेरिकल हम लोग किए थे, और बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल थ्योरी इस तरह का किए थे। ठीक है, और तो आज जानेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और इसका पूरा आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है तो नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। और बीसीसीएलई का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहां चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो निर्भय 101 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वहां पे आपके एग्जाम में किस तरह से पूछेगा कि उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि यहाँ की फाइंड कीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये सब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखिए अभी हम जानेंगे कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स में पहला बात क्या ध्यान रखना है, तो वर्क डन बाय सच फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे। ठीक है, यानी आप जैसे कि पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और दूसरा पॉइंट है कि डिपेंड ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखिए ये बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स जो है कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया जाए कि ए से बी हम जा रहे हैं। ठीक है, मेरा ये कोई पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। ठीक है, हम चाहते हैं जाना ए से बी, तो कोई लड़का होगा कि इस तरह से सीधा सीधे जाना चाहेगा, कोई लड़का होगा कि बोलेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इस तरह से जाएंगे, कोई लड़का बोलेगा कि इस तरह से जाएंगे। तो आप किसी तरह से भी जाइए, कोई भी रूट से जाइए, कोई भी रास्ता से जाइए, आपका वर्क डन जो होगा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कर रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स एक वैसा फोर्स होता है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं। जैसे कि ये जो पाथ देख रहे हैं, ये 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रास्ता है, आप इधर से जाइए या इधर से जाइए या इस तरह से जाइए, किसी तरह से भी जाइए, आपका वर्क डन सेम रहने वाला है। ठीक है, और ये कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कि डिपेंड ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी इसके इनिशियल कंडीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों पे इसी पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी वर्क डन हम 1 के थ्रू अगर निकालेंगे कि वर्क डन ए से बी तक जाने में ए 1 पाथ के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, W1 बराबर 2 के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, W2 बराबर होगा W3। ठीक है, यानी वर्क डन सब जो है इस तरह से निकालिए, पाथ 1 से निकालिए या पाथ 2 से निकालिए या पाथ 3 से निकालिए, वर्क डन तीनों में सेम आएगा, यानी तीनों इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन है। अब देखिए एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्यों होता है अभी समझाएंगे इसका। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपको। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रो पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं, एक आपको समझा देते हैं कि कैसे होगा कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होगा, इसको प्रूव कर देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए आप इस तरह के एक इंक्लाइंड सरफेस लिए हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए एक सरफेस लिए हैं, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ए, और यहाँ पे सी लिए हैं, और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन हम कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हैं, ए से सी। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ जाना चाह रहे हैं, ए से सी। तो मेरे पास 2 रास्ता है। ठीक है, तो मेरे पास तो एक रास्ता है कि ए से सी हम डायरेक्ट इसी के द्वारा चल जाएं। ठीक है, एक पाथ। दूसरा हम मेरे पास रास्ता है कि एक ए से सी के पास जाना है, तो पहले हम बी के पास जाएं, अब बी के पास सीधा ऊपर चल जाएं, यानी सी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास 2 तरीका का रास्ता है। ठीक है, हम इससे भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, ए से बी और बी से सी। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि वर्क डन ए से सी जाने में वर्क डन कितना लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हम निकाल के देखेंगे कि वर्क डन ए से बी और बी से सी, यानी वर्क डन इस पाथ के द्वारा, वर्क डन जो दूसरा पाथ है इसके द्वारा वर्क डन कितना लग रहा है। अगर ये दोनों वर्क डन सेम आ गया तो समझेंगे कि वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है,
यानी यहाँ पे कैसा लगेगा, बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा मेरा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कोई मास ले लिए हैं, ठीक है, एम मास का कोई बॉडी ले लिए हैं। अब यहाँ पे ये एंगल कितना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा थीम में कराए थे बीसीसीएलई मैकेनिक्स फ्रिक्शन टॉपिक। फ्रिक्शन टॉपिक अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन, इससे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है हम लोग किए हैं, थ्योरी किए हैं और उस पर न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगर थीटा है तो आपको वहां पे साइन तोड़ने के लिए बताए थे कि किस तरह से इसका एंगल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा क्या चीज, एम जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेट काम करेगा एम जी, तो इधर एम जी साइन थीटा। ठीक है, और इधर होता था एम जी कॉस थीटा। इससे तो हमको मतलब है नहीं, तो इससे मतलब है एम जी साइन थीटा के। ठीक है, और यहां से यहां तक मान लेते हैं कि ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये जो इंक्लाइंड लेंथ लाइन, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है। ठीक है, इसका लेंथ कितना मान लेते हैं, एल है, मान लेते हैं कि एल है। और यहाँ पे इस बॉडी अभी जो है ये एम मास का जो बॉडी है ए पोजीशन पे है। ठीक है, इस पे देखेंगे इस डायरेक्शन में फोर्स, इंक्लाइंड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ए से सी जाना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम जाना चाहते हैं कहां से, ए से सी, यानी हम पाथ कौन प्रीफर कर रहे हैं अभी, 1। ठीक है, तो वर्क डन 1 पाथ के द्वारा कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेगा वर्क डन, वर्क डन बराबर फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, हम लोग जब शुरुआती क्लास डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पे हम चर्चा कर चुके थे कि एफ एस कॉस थीटा कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि हम इस बॉडी को आप सोचिए कि ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस जान रहे हैं कि एल है। ठीक है, यानी एस का मान यहाँ पे क्या है, एल है, और फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आपको बताए थे कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आगे डायरेक्शन में हो और उसके फोर्स जो हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है पीछे। कौन सा फोर्स, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना होगा, माइनस। ठीक है, अभी कैसे होगा सारा कुछ दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेसिक फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ का मान तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि एम जी साइन थीटा है, एम जी। ठीक है, यहाँ पे कितना फोर्स है, एम जी साइन थीटा। आप चाहें तो वर्क डन इसका 2 तरीका से भी निकाल सकते हैं, एक तो इस सीधा वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, और या तो आप इंक्लाइन के थ्रू भी निकालेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम निकाल के बताए हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में मान के निकाले हैं। हम इस तरह से समझा रहे हैं इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो इंक्लाइन डायरेक्शन में भी आप समझ जाइए। तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, और एस का मान कितना है, एस क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, तो डिस्प्लेस यहाँ पे एल, क्योंकि हमको ए से सी तक जाना है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल, तो यहाँ से एम जी साइन थीटा इंटू एल आई इंटू कॉस कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फोर्स लग रहा है पीछे, तो थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा सीधी निकाल सकते हैं इसका, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आ जाएगा कितना, -m इंटू जी आई इंटू एल इंटू कितना, साइन थीटा। ठीक है, वर्क डन यहाँ से निकल गया। वर्क डन यानी 1 पाथ के द्वारा वर्क डन कितना निकला, -mg इंटू एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि पाथ 1 के द्वारा वर्क डन निकल चुका है मेरे पास इतना। ठीक है, देखिए आपको ये एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपको प्रूव करके बता रहे हैं। कोई लड़का जैसे कि पूछ देगा कि कैसे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्यों मानेंगे कि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए तो उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाथ 1 के द्वारा वर्क डन इतना निकल चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस पाथ के द्वारा कितना वर्क डन आता है। अगर ये इस पाथ के द्वारा वर्क डन सेम हो गया तो समझ जाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम बॉडी को किए, यहाँ पे जो एम मास का बॉडी था उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे हम बी पे लाए थे। ठीक है, तो बी पे लाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स कितना लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। तो आपको बताए थे कि थीटा 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे वर्क डन ए से बी तक आने में कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक आने में कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी आप वर्क डन निकालना चाहते हैं कि यहाँ से वर्क डन पाथ 2 के द्वारा ए से बी, उसके बाद बी से सी, तो ए से बी, बी से सी, तो हम पहले वर्क डन ए से बी निकाल लेते हैं। वर्क डन ए से बी तक आने में कितना लगा, प्लस वर्क डन बी से सी तक जाने में कितना लगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बताया कि
90 डिग्री बनेगा तो वर्क डन ए से बी तक आने में 0 हो जाएगा वर्क डन। और तब हमको फाइंड करना क्या पड़ेगा, वर्क डन बी से सी, यानी यहाँ से बी से सी तक जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी से सी तक जाने में वर्क डन हमको देखिए क्या करना पड़ेगा। आप सोचिए कि बॉडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा mg। ठीक है, वेट काम करेगा इसका नीचे mg, जो कि वही फोर्स होगा। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल साइन थीटा। और ये डिस्टेंस आपसे पूछ लें ये डिस्टेंस कितना होगा, तो एल कॉस थीटा होगा। ठीक है, जिधर कंपोनेंट इधर आएगा तो एल कॉस थीटा, इधर एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे डब्ल्यू बी सी, यानी बी से सी तक में वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, mg देख रहे हैं कि नीचे लग रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मेरा ऊपर हो रहा है, तो यहाँ भी थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा mg, जो कि इस केस वाला बताए थे अभी। तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स mg। ठीक है, माइनस हम ले लेते हैं पहले, cos 180 कितना होगा -1, तो mg हो गया फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है एल साइन थीटा। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे -mg इंटू एल इंटू साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं क्या चीज देख रहे हैं, एक चीज ऑब्जर्व करने का यहाँ पे ये बात है कि वर्क डन 1 के द्वारा जो पाथ 1 के द्वारा जो वर्क डन हुआ इतना, आप और जो पाथ 2 के द्वारा जो वर्क डन हुआ दोनों सेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे तो -mg एल साइन थीटा, यहाँ से भी देखेंगे तो -mg एल साइन थीटा, यानी ये कैसा वर्क डन है, वर्क डन दोनों का सेम हो गया, वर्क डन 1 बराबर वर्क डन 2 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ देगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है वो उसको फाइंड कीजिए। तो 4 का ऑप्शन रहेगा इसी तरह से दिया हुआ, तो उसमें फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। थोड़ा सा पहले नोट का पॉइंट कुछ देख लीजिए, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पार्ट। ठीक है, क्लोज्ड पार्ट में जो है वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी वर्क डन यहां से पूछ दें आपको यहां से यहां तक आने में, ठीक है, तो एक पूरा जब एक क्लोज पार्ट बना लेगा तो वर्क डन उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान नहीं दीजिए। आप देखिए यहाँ पे हम देखिए क्लोज पाथ के द्वारा अब चर्चा करेंगे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में देखिए आपका पहला आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब कोई लड़का पूछेगा क्यों होगा फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बताइए प्रूव करके। तो प्रूव करके इसका भी बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई मास है, ठीक है, मास का बॉडी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि इधर आगे की ओर। ठीक है, तो फ्रिक्शन आप जानते हैं कि हमेशा जिधर आगे बॉडी मूव करेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ से यहाँ तक हमको मान लेते हैं कि ए से बी तक इसको मूव करा रहे हैं और डिस्टेंस कितना है एस है। ठीक है, तो यहाँ से आप बताइए कि वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ए से बी तक जाने में कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, इसका मतलब थीटा 180 बनेगा। cos 180 कितना होता है माइनस, तो माइनस और फोर्स कितना एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो -fs हो जाएगा। ठीक है, ए से बी तक जाने में। अब आपसे अगर पूछ लें कि बी से ए तक आने में कितना वर्क डन होगा ये बताइए, तो फिर उसी तरह से हो जाएगा। एम मास का कोई बॉडी है, आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन वो पीछे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वर्क डन बी से ए तक जाने में, तो वही आगे बॉडी मूव कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर पीछे लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स यही काम करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी 180 बन रहा है, तो cos 180 कितना -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस फोर्स कितना एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो -fs। तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि आपको अभी बताए कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ में जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होगा, तो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार यहाँ से लाए बॉडी यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो यहाँ से देख रहे हैं कि वर्क डन 0 नहीं हुआ। कैसे, देखिए यहाँ पे वर्क डन फ्रिक्शन के कारण जो होगा कितना होगा -fs इधर से जाने में और -fs इधर से जाने में, तो -2fs हो गया। ठीक है, -2fs हो गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, आप कैसे कैसे जा रहे हैं उस पाथ पे डिपेंड करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फ्रिक्शन का, हम ए से बी गए और बी से ए गए, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, आपका दोनों जो वर्क डन हो रहा है वो आपका -2Fs हो रहा है, ठीक है। यानी आपके वो ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्लोज्ड पाथ में जो होगा वर्क डन नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि अभी आपको बताए, ठीक है। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ में वर्क डन कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। यानी आपका पाथ पे डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है। तो पहला कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वर्क डन 1 से जाइए, वर्क डन 2 के बराबर हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी वर्क डन नॉट इक्वल टू, माने वर्क डन 1 के द्वारा, पाथ 1 के द्वारा बराबर नहीं होगा वर्क डन 2 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा पॉइंट है, क्लोज्ड पाथ में जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है 0 होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होता है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आपसे अब आता है क्वेश्चन का बारी कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कोई फोर्स ले लिया है, F बराबर XI कैप प्लस YJ कैप इज, आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है, आपसे फाइन आपको बताना है क्या है कि ये फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, आपके पास ऑप्शन है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड अपॉन एक्स, डिपेंड अपॉन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आप फाइंड करके बताइए कि कैसे होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह के आपके BCCL एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए उसका कंजर्वेटिव फोर्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, अप्लाई करके देखना पड़ेगा। पहला तो डेल एफ एक्स बटे डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बटे डेल एक्स, दूसरा है डेल एफ एक्स बटे डेल जेड बराबर है डेल एफ जेड बटे डेल एक्स, तीसरा है डेल एफ वाई बटे डेल जेड बराबर है डेल एफ जेड बटे डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, बराबर हो गया ये 3 कंडीशन, तो समझ जाइएगा कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आप पूछिएगा कि सर इसको याद कैसे रखें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ से देखिए याद कैसे रखेंगे, एक्स वाई जेड लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या उठाइए, एक्स वाई को हम लेके चलते हैं पहले। तो क्या करेंगे, डेल एफ एक्स यानी इसका फोर्स के साथ लेना है डेल एफ एक्स बटे इसका नीचे में लेना है डेल वाई बराबर, फिर इसका ऊपर में लेंगे डेल एफ वाई, तो नीचे में लेंगे डेल एक्स, ठीक है। समझ रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। पहले दोनों को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से एक्स वाई को ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या लेंगे, अगर इसका फोर्स ले रहे हैं तो डेल एफ एक्स बटे नीचे में किसका लेंगे, डेल वाई, ठीक है। अगर डेल एफ वाई लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए डेल एफ वाई, तो नीचे में किसका लेना पड़ेगा, डेल एक्स, ठीक है। उसी तरह से दूसरा का, अगर दूसरा लिखना चाहते हैं तो एक्स जेड में लिखना चाहते हैं तो एक्स जेड में ले लीजिए अभी, ठीक है, एक्स जेड में। तो क्या हो जाएगा उसी तरह से डेल एफ एक्स बटे कितना होगा, डेल जेड, ठीक है, बराबर डेल एफ जेड बटे कितना होगा, डेल एक्स होगा, ठीक है। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए उसके बाद वाई जेड में लेना चाहते हैं तो वाई जेड में ले लीजिए, ये दोनों में, ठीक है। ये दोनों में कैसे लेंगे, उसी तरह से अगर इसमें फोर्स लगाएंगे डेल एफ कितना, डेल एफ वाई बटे डेल जेड, और फिर यहाँ पे लेंगे तो डेल एफ जेड बटे डेल वाई, ठीक है। इस तरह का आपको तीनों कंडीशन याद रखना है। अब बस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है, बस आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैथ में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ पे जेड का अति नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अपने मन से 0 इंटू के कैप, ठीक है। ऐसे भी ये क्या हो जाएगा, टर्म 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ये क्या है, एफ जेड है, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखना है, यानी डेल एफ एक्स बटे डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बटे डेल एक्स। यहाँ से देखिए एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स, और एफ वाई का मान वाई, और एफ जेड का मान 0। तो यहाँ पे रख दीजिए एफ एक्स का मान कितना, एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा, वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे कांस्टेंट की तरह अति करेगा ट्रीट, तो उसको क्या कर देगा, 0। तो यहाँ से एक्स को अगर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा 0, और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0, यानी 0 बराबर 0। यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी 0 बराबर 0। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाएंगे ये वाला, तो उसी तरह से कीजिएगा,
ये वाला लगा दिए हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए डेल एफ वाई कहाँ पे है, वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, फिर किसको, जेड को, जेड वाला कहाँ है 0, तो ये ऑलरेडी 0 है तो 0 हो गया बराबर 0। तीसरा कंडीशन डेल एफ एक्स बटे डेल जेड बराबर डेल एफ जेड बटे डेल वाई, तो यहाँ से एफ एक्स कितना है एक्स बटे जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। फिर डेल एफ जेड क्या है 0 है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब तीनों कंडीशन मेरा यहाँ पे फुलफिल हो गया, यानी ये कैसा फोर्स है, द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है।